Hi guys, I hope all of you are doing well. This is Surbhi Bhatia and I bring to you the weekly judgments of this particular week on the YouTube channel of Legal Edge After College. So very welcome back and first time आप आए तो I ensure you कि बहुत बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं इस हफ्ते के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, कुछ ऐसी चीजें जो लीगली हमारे क्लैट, एलेट, यूजीसी नेट सबके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं. ठीक है, तो एक चीज जो इस पूरे हफ्ते भर न्यूज में बनी रही, समझ आ ही गया होगा, डीलिमिटेशन का मुद्दा, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मुद्दा, 131st अमेंडमेंट बिल का मुद्दा. राइट, अब यहाँ पे इसके साथ साथ हम एक और ऐसा फैसला डिस्कस करने वाले हैं जो अपने आप में लैंडमार्क तो डिक्लेयर नहीं हुआ, पर मेरे को ऐसा लगता है कि ये समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज रेज्ड कंसर्न्स ओवर इट, सुप्रीम कोर्ट हैज रेज्ड कंसर्न्स ओवर इट, और यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को हम इसलिए डिस्कस करेंगे. तो इसलिए हमारी जो 3 न्यूज है उसमें से 2 आज कनेक्टेड है with the delimitation bill and the 106th constitutional amendment act. 106th constitutional amendment act 16th अप्रैल को लागू हो गया, और वही delimitation bill की बात करें तो इससे कनेक्टेड 3 बिल्स प्रपोज भी हुए और यहाँ लोकसभा में 12 साल के बाद मेजॉरिटी ना मिलने की वजह से उन्हें विड्रॉ भी कर लिया गया. ठीक है, तो ये तो डिस्कस करेंगे. साथ में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो के केसेस को क्वॉश करने की गाइडलाइंस दी हैं. अब पॉक्सो के केसेस क्वॉश भी हो सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो ये आया, और उसके लिए भी गाइडलाइंस देना ये अपने आप में बहुत ही सीरियस कंसर्न है, इंपॉर्टेंट कंसर्न है, तो इसे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे इतने सारे केसेस में कैसे समझे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं. होती है ना परेशानी, होती है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कैसे डील करने की कोशिश करते हो, कहाँ कहाँ उलझते हो. अब अगर होती है तो एक सॉल्यूशन तो मैं बता रही हूँ. वो सॉल्यूशन क्या है? कॉल करना है 6363286363 पे. क्यों? क्योंकि जो तुम इतनी सारी डिटेल्ड इंडियन कानून की, एससीसी ऑनलाइन के डिसीजंस, बड़े बड़े फैसलों को पढ़ते हो, अगर वो तुम्हें मिल जाए प्रॉपर केस समरीज के फॉर्मेट में, है ना, लैंडमार्क जजमेंट्स की हो, रीसेंट जजमेंट्स की हो, कितना इजी हो जाएगा, कितना टाइम बच जाएगा, कितना टाइम इतने सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन के लिए मिल जाएगा, और कितने सारे कंपटीशन से तुम आगे बढ़ जाओगे. राइट, तो क्लैट पीजी, एलेट पीजी, इन सब की डिमांड होती है कि बहुत सारे केसेस पढ़ने पड़ेंगे और डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे. उसके लिए ये केस समरीज बहुत हेल्प करती हैं, और केस समरीज के लिए कॉल करना है 6363286363 पे, सो दैट यू कैन बी पार्ट ऑफ द LEAC फैमिली. ठीक है, आप जब यहाँ LEAC YT का कूपन कोड यूज करेंगे तो मिलेगा यहाँ पे 10% का ऑफ. सो अलॉन्ग विद द क्लासेस, टू द मेंटरशिप्स, टू एन अमेजिंग स्टडी मटेरियल, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें हेल्प करने वाली है इस जर्नी में, जो शायद तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, दैट इज केस लॉ के समरीज यहाँ मिलने वाले हैं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 से, एक ऐसी चीज जो न जाने कितनी बार पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुई, रिजेक्ट हुई. 2023 में सितंबर में प्रेसिडेंट का असेंट भी मिल गया इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को. 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 106 अमेंडमेंट्स ही हुई हैं, तो ये सबसे रीसेंट वन है. 2023 में ये अमेंडमेंट हुई थी, और अब 16 अप्रैल 2026, ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स के बाद मिनिस्ट्री ने नोटिफाई करके इसे इनैक्ट कर दिया है. किससे कनेक्टेड है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो ये कनेक्टेड है नारी शक्ति वंदन अधिनियम से, मतलब विमेन रिजर्वेशन बिल. अगर हम विमेन का पार्टिसिपेशन देखें पॉलिटिक्स में, हम कैंडिडेट्स देखें, ठीक है, हम यहाँ पे एमपीज एमएलएज देखें, जेंडर रेशियो देखें, तो बहुत ही एक बड़ा गैप है. तो टू इनहैंस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल्स इन विमेन इन द पार्लियामेंट, इन द विधानसभा, यहाँ पे विमेन रिजर्वेशन बिल को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पर 3 से 4 बार इंट्रोड्यूस किया गया. 3-4 बार तो ये रिजेक्ट ही हो गया, एंड फाइनली जब 2023 में ये पास हुआ तो सितंबर 2023 में प्रेसिडेंट का असेंट मिला इसको. राइट, इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या क्या चेंजेस आने वाले थे, तो वो ये थे
कि 33% ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा सीट्स, मतलब जितनी भी टोटल लोकसभा सीट्स हैं उसका 1/3, उसका 33%, और जितनी स्टेट की विधानसभा सीट्स है उसका 1/3 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होने वाला है। मतलब ये होने वाली है विमेन सीट्स। जैसे कुछ सीट्स ओनली रिजर्व फॉर SC ST है, वैसे ही यहाँ पे विमेन सीट्स के लिए भी 1/3 का रिजर्वेशन रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर दिस हैज बीन इफेक्टिव फ्रॉम 16 अप्रैल, अप्रूवल मिल गया था सितंबर 2023 में। तो यहाँ इससे कौन कौन से आर्टिकल्स में चेंजेस आए, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट हुआ होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट हुआ है तो कौन से आर्टिकल्स में हुआ है, हियर इज योर फाइनल लिस्ट। यहाँ पे जब आप आर्टिकल 239AA की बात करते हैं, मतलब जो यहाँ एनसीटी ऑफ दिल्ली से कनेक्टेड है, तो 1/3 रिजर्वेशन ऑफ विमेन इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो दिल्ली लेजिस्लेटिव मतलब एनसीटी ऑफ दिल्ली के लिए जो हमारा आर्टिकल है 239AA, तो ये जो रिजर्वेशन होने वाली है ये दिल्ली विधानसभा में भी होने वाली है। उसके बाद 330A यहाँ रिजर्वेशन के रिगार्ड में बात कर रहा है, SC ST के रिगार्ड में बात कर रहा है, जो ये बोल रहा है कि इंक्लूडिंग SC ST सीट्स भी यहाँ पर रिजर्वेशन होगा। ठीक है, 332A अगेन यहाँ पे 330A में जो SC ST का रिजर्वेशन लोकसभा के रिगार्ड में, वही 332A में स्टेट असेंबलीज के रिगार्ड में है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट 334A, जिसने ये बताया कि ये जो रिजर्वेशन है ये हमेशा के लिए नहीं है। जैसे SC ST का जो रिजर्वेशन आया था वो आया था 10 साल के लिए, ऐसे ही विमेन को जो रिजर्वेशन मिलने वाला है पॉलिटिक्स में वो आया है 15 साल के लिए। ये अपने आप का आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15 ईयर सनसेट क्लॉज मतलब 15 साल के बाद ये हटा दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन डीलिमिटेशन के बाद होगा। इसके इंप्लीमेंटेशन की बात हुई, डीलिमिटेशन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। 15 साल के बाद जब भी ये इफेक्टिव होगा उसके 15 साल के बाद इसे हटा दिया जाएगा, राइट। और यहाँ पे प्रोविजंस भी प्रोवाइड कर दिए कि अगर एक्सटेंड करना है तो क्या होगा, रोटेशन, मतलब कभी लाके फिर हटाना है तो क्या होगा। इन सारी चीजों को डिस्कस किया है हमारे इन सारे अमेंडमेंट्स में, विच बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विमेन रिजर्वेशन। कितना रिजर्वेशन, 1/3 रिजर्वेशन। फाइनली 2023 के इंप्लीमेंटेशन के बाद, सॉरी असेंट के बाद, इट हैज फाइनली बीन एनफोर्स्ड। अब यहाँ पे कंसर्न ये था कि इस बिल में ये बोला गया था कि 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा, इस सेंसस के बेसिस पे जो डीलिमिटेशन होगा उसके बेसिस पे यहां पर रिजर्वेशन प्रोवाइड होगा। डीलिमिटेशन क्या होता है, डीलिमिटेशन होता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बदलती है वैसे वैसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के एरियाज भी बदलते हैं। अगर कायदे से सोचो तो 1951 1952 जब अपने पहले इलेक्शंस हुए थे वर्सेस 2026, क्या यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन सेम है, नहीं। क्या हमारा स्टेट्स का स्ट्रक्चर सेम है, वो भी नहीं है। क्या हमारे स्टेट्स में जो कॉम्पोजिशन है, जो डेमोग्राफी ऑफ द स्टेट है वो सेम है, वो भी सेम नहीं है। तो वक्त जैसे बदलता है वैसे वैसे हमें सीट्स का एस्पेक्ट, प्रपोर्शन, ये सब भी तो बदलना चाहिए। इसी को ही हम लीगल भाषा में डीलिमिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ डीलिमिटेशन होना था 2026 के होने वाले सेंसस पे, राइट। 2026 का सेंसस कब से इन्होंने स्टार्ट करवाया, 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होने वाला था। ठीक है, बट उससे मतलब अभी तो सेंसस कंप्लीट नहीं हुआ ना, इतने जल्दी तो इतने सारे लोगों की सारी इंफॉर्मेशन नहीं आ जाएगी, तो अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, फिर कैसे इतना जल्दी हो गया। तो यहाँ पे इफेक्टिव तो हो गया है, पर अभी ये बोला गया है कि इसका जो हमें एक्चुअल इफेक्ट दिखेगा वो दिखेगा 2029 के जो लोकसभा इलेक्शंस हैं और उसके बाद के जो विधानसभा इलेक्शंस है उसमें। ठीक है, तो दिस हैज आल्सो बीन क्लैरिफाइड। चलो अब आते हैं डीलिमिटेशन क्या है। तो डीलिमिटेशन है जहां हम बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रीड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, रीएलोकेट कर रहे हैं सीट्स को, चाहे वो पार्लियामेंट की हो, लोकसभा राज्यसभा की तो नहीं होंगी, सिर्फ लोकसभा की। क्यों, क्योंकि राज्यसभा की सीट्स के बारे में कहा है, ये हमें गिवन है शेड्यूल 4 में।
शेड्यूल 4 में गिवन है। तो याद रखना यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा की दोनों की नहीं है, लोकसभा की सीट्स की बात है, ठीक है, एंड देन स्टेट असेंबलीज की बात है, ठीक है। स्टेट असेंबलीज मतलब विधानसभा, तो लोकसभा और विधानसभा की सीट्स की यहाँ बात की जा रही है, ठीक है। SC ST रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा, मतलब जितनी SC ST कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें भी विमेन रिजर्वेशन का एस्पेक्ट कंसिडर होगा, राइट। 1/3 ऑफ दोज कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज फीमेल SC ST कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो वो एडजस्टमेंट भी होगा। अब इसका पर्पस सिर्फ इतना सा है कि प्रॉपर एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो पॉपुलेशन के बेसिस पे, राइट। पॉपुलेशन की जैसे डेमोग्राफी बदल रही है, जैसे यहाँ पे नंबर बदल रहा है, उसके बेसिस पे एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। इसी रिगार्ड्स में यहाँ पर 3 बिल इंट्रोड्यूस किए यूनियन मिनिस्ट्री ने अभी 16 तारीख को। कौन कौन से? पहला कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है इसका मकसद ये था कि डीलिमिटेशन हो जाए, मतलब कि यहाँ पे जो 2021 के सेंसस 2001 के सेंसस पे जो भी हमारा डेटा चल रहा है अब वो आने वाले सेंसस के बेसिस पे सॉर्ट हो जाए। डीलिमिटेशन बिल मतलब यहाँ पे एक असेंट मिल जाए डीलिमिटेशन करने का। एंड लास्टली यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2026, मतलब कि यूनियन टेरिटरीज में भी ये अप्लाई होगा। 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का सबसे मेन मुद्दा क्या? लोकसभा की सीट्स को इंक्रीज करना। अभी अपनी लोकसभा की सीट्स कितनी हैं? 543। अभी कितनी होने वाली हैं? चलो देखते हैं आगे, ठीक है। चलो, तो यहां पर हाउस की स्ट्रेंथ को एक्सपैंड करना, फ्रेमवर्क रिवाइज करना डीलिमिटेशन से, और विमेन रिजर्वेशन को लागू करना, ये सब है हमारी 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का रास्ता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है मतलब अभी प्रपोज हुआ है, अभी यहाँ पे पास नहीं हुआ है, ठीक है। इसने लोकसभा की सीट्स 543 से 850 सीट्स इंक्रीज करने की बात की है। प्लीज स्टार मार्क दिस, 543 टू 850। इस 850 में से 815 सीट्स होने वाली हैं स्टेट्स की, और जो हमारी बाकी 35 सीट्स हैं ये होने वाली हैं यूनियन टेरिटरीज की, ठीक है। तो 815 मेंबर्स स्टेट्स के, 35 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज के होने वाले हैं। जैसे अभी 543 में भी देयर इज अ डिवीजन बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ऐसे ही अब 850 सीट्स का भी डिवीजन क्लियरली बता दिया गया है, ठीक है। जैसे अब वैसे तो 543 पे हमने कर रखा है, बट 550 तक इसकी लिमिट रहती है, तो 550 में 530 स्टेट्स की, 20 यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज की, ठीक है। अब साथ में एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा, मतलब जो ये देखेगा कि डीलिमिटेशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को रीएडजस्ट किया जा रहा है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस किस्त में कौन कौन होंगे? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जज होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, जुडिशरी के मेंबर एग्जीक्यूटिव का काम तो नहीं करेंगे। कौन सा आर्टिकल वायलेट होगा? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा आर्टिकल डील्स विद सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जज मतलब जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं, जो ऑलरेडी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट जज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कोई भी नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर जो यहाँ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के एस्पेक्ट से मेंबर्स बनेंगे, ठीक है। तो बी इट इलेक्शन कमीशन, बी इट द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, ये यहाँ पे मिलके बनाएंगे डीलिमिटेशन कमीशन का एस्पेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं डीलिमिटेशन की बात करूं तो क्या पहली बार अपने देश में डीलिमिटेशन हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। डीलिमिटेशन यहाँ पे पहले भी हो चुका है, ठीक है। सबसे पहला डीलिमिटेशन हुआ था 1952 में, जब अपने सबसे पहले लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे। जब सबसे पहले लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे तो टोटल 494 सीट्स थी, आज कितनी है? 543। कितनी बढ़ाने की बात हो रही है? 850, ठीक है। तो यहाँ 494 सीट्स थी। अब 10 साल के बाद यहाँ पे हमारी स्टेट्स भी रीऑर्गेनाइज हो गई थी। 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया था, राइट।
1956 में हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नए स्टेट्स बना दिए थे, 14 स्टेट्स बन गए थे, 8 यूनियन टेरिटरीज आ गए थे, बहुत से और नए स्टेट्स बन गए थे। तो 1963 में फिर से एक डीलिमिटेशन हुआ स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। उसके बाद और 10 साल के बाद यहाँ पे नंबर फिक्स कर दिया गया 543 पे, मतलब 543 ही नंबर रहेगा। अब हम बस उस प्रपोर्शन को चेंज करते रहेंगे जैसे जैसे यहाँ पे डिवीजन होगा। पर इस वक्त एक दिक्कत आई। दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज्यादा बढ़ रही थी दैट इट वाज वेरी कंसर्निंग। इसलिए, और यहाँ पे स्टेट्स कंप्लीटली पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने वाले जितने स्कीम्स थे उन्हें भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे, फॉर द सोल रीजन कि अगर किसी स्टेट ने पॉपुलेशन ग्रोथ प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट किया वर्सेस किसी ने नहीं किया, तो पॉपुलेशन किसकी ज्यादा होगी? जिसने नहीं किया उनकी। जिनकी ज्यादा पॉपुलेशन उनकी ज्यादा लोकसभा में सीट्स। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अल्टीमेट बर्डन किस पे आ रहा था? कॉमन मैन पे। उससे भी अल्टीमेट बर्डन किस पे आ रहा था? रिसोर्सेज पे। तो इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए अल्टीमेटली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 से एक फ्रीज लगा दिया गया। फ्रीज मतलब कि अब हर 10 साल में डीलिमिटेशन नहीं होगा। पहले एक आर्टिकल 82 है, आर्टिकल 82 ने ये बोला था हर 10 साल में सेंसस, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होगा, राइट। पॉपुलेशन का नंबर बदलेगा, सीट्स का नंबर बदलेगा। पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बोल दिया कि एक फ्रीज लगा रहे हैं, अब हर 10 साल में ये नहीं बदला जाएगा। अब जो नेक्स्ट चेंज होगा वो 2001 के बाद होगा। फिर 42 इंटू 2 84, नेक्स्ट 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2001 में बोला कि नहीं नहीं नहीं, 2001 में भी नहीं होगा, अब हम इस चेंज को करेंगे 2026 में, ठीक है। एंड यहाँ पे 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2003 से ये बोल दिया गया कि जो सेंसस है वो 1971 का यूज ना होते हुए 2001 का यूज होगा। तो फ्रॉम 1971 टिल 2001 जितनी भी सीट्स रही वो 1971 के सेंसस पे रही, और ग्रेजुअली 2003 में हमने डिसाइड किया कि हम 2001 के सेंसस पे जो भी हमारा डिवीजन है वो चलता रहेगा। अब कंसर्न ये भी आया कि अभी तक हम 2001 का सेंसस सॉर्ट कर रहे थे, ऑलरेडी 2021 में सेंसस होना चाहिए था, नहीं हुआ, कोविड की वजह से इट हैज बीन डिलेड टिल 2026, अभी 1 अप्रैल में स्टार्ट हुआ, राइट। जब यहाँ पे डीलिमिटेशन का अनाउंसमेंट हुआ, जब यहाँ पे 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का अनाउंसमेंट हुआ, तो सबसे पहला कंसर्न आया, दैट वाज द कंसर्न ऑफ नॉर्थ साउथ डिवाइड। नॉर्थ साउथ डिवाइड क्यों? क्योंकि अगर हम नदर्न स्टेट्स को देखें तो उनका पॉपुलेशन काफी ज्यादा हाई है इन कंपैरिजन टू द सदर्न स्टेट्स। तो ज्यादा सीट्स किसको मिलेंगी? नदर्न स्टेट्स को मिलेंगी, जिसकी वजह से सदर्न के, साउथ के जो स्टेट्स थे वो अपने आप में बहुत परेशान थे, गुस्सा भी थे, ठीक है। इसका एक इम्पैक्ट आने वाला है हमारा किस पे? कोलिशन गवर्नमेंट पे भी, जो ये गठबंधन की सरकार होती है। तो यहाँ पे जो हमारी गठबंधन की सरकार है वो इस चीज में तो साथ नहीं देने वाली है, जो साउथ से सपोर्ट आता है सेंटर को वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। तो अल्टीमेटली ये सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए हमने 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फिर भी प्रपोज किया, ठीक है। अब इससे कौन कौन से प्रोविजंस इंपैक्ट होने वाले हैं? तो एक आर्टिकल 81 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 81 एक्चुअली लोकसभा सीट्स के साथ डील करता है, तो सीट्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली यही अमेंडमेंट आएगा जो यहाँ पे हमारी सीट्स 543 से बढ़ा के 850 कर देगा, 815 स्टेट के और 35 यूनियन टेरिटरीज के, ठीक है। 82 आर्टिकल अमेंड होगा, एज आई टोल्ड यू 82 नहीं बोला था कि हर 10 साल में सेंसस और डीलिमिटेशन होगा, फ्रीज लगा दिया था 42nd 84th अमेंडमेंट से। तो अब यहाँ पे 82 भी तो अमेंड करना पड़ेगा ना, कि पार्लियामेंट यहाँ पे डीलिमिटेशन कर सकता है, ठीक है। जैसे 81 लोकसभा की सीट्स बढ़ा रहा है, वैसे ही 171 विधानसभा की सीट्स के बारे में बात करता है। मूविंग ऑन, आर्टिकल 330 से 332 यहाँ SC/ST रिजर्वेशन पे भी इंपैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे सेंसस होगा, जब
डिलिमिटेशन होगा तो SC/ST कैटेगरी की जो पॉपुलेशन है, जैसे अभी कुछ सीट्स आपको दिखती होंगी जहां सिर्फ SC कैंडिडेट लड़ सकते हैं, जहां सिर्फ ST कैंडिडेट लड़ सकते हैं, वो यहां पर उस बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं कि पॉपुलेशन कहां कैसी ज्यादा है। अब जब सेंसस होगा तो ऑब्वियसली ये वाले एस्पेक्ट्स भी तो चेंज होंगे, राइट, उनका भी तो प्रपोर्शन चेंज होगा ऑफ द पॉपुलेशन, तो उसकी रीएडजस्टमेंट के लिए यहां इन दो आर्टिकल्स को इंक्लूड किया गया, ठीक है। पर आफ्टर 12 ईयर्स यहां बीजेपी गवर्नमेंट आई थी 2014 में इन पावर, फर्स्ट टाइम आफ्टर द कांग्रेस, और 2014 से लेकर 2026 तक कोई भी ऐसा लोकसभा में बिल रिजेक्ट नहीं हुआ। राज्यसभा में डेफिनेटली हुए, बट लोकसभा में तो मेजॉरिटी है ना ऑब्वियसली सरकार के पास, तो वहां पे तो बिल पास होना ही है, तो वहां बिल पास होते चले। पर अनफॉर्चुनेटली 17 अप्रैल को कुछ बहुत नई कहानी आई। नई कहानी ये दैट 528 मेंबर्स जो प्रेजेंट थे उनमें से सिर्फ 298 ने वोट डाला। अब तुम बोलोगे कि मैम 50% ऑलमोस्ट तो हो गए, पर जरा देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए हमें चाहिए कितना। देखो, ये एक ऐसा बिल है जहां पर हमें लोकसभा, राज्यसभा का तो कंसेंट चाहिए ही, साथ में क्योंकि विधानसभा की सीट्स चेंज हो रही है इसलिए 50% स्टेट्स का भी रैटिफिकेशन चाहिए। ये तीनों कंडीशंस पॉसिबल होंगी तभी जाके ये बिल क्या होगा, पास होगा, ठीक है। लोकसभा में भी हमें चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी और राज्यसभा में भी हमें चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। इन दोनों में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, मतलब हर हाउस में हमें दो कंडीशंस फुलफिल करनी है। कौन सी दो कंडीशंस? पहली कंडीशन कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए या फिर ज्यादा होने चाहिए 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। जैसे राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप 250 है, लोकसभा की टोटल मेंबरशिप 543 है, तो उसके यहां कम से कम 50% रहने चाहिए। साथ में एक और कंडीशन दैट इज 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने लोग आए हैं प्रेजेंट है इस स्ट्रेंथ में से और वोट डालने की क्षमता रखते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल प्रेजेंट हो सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते, है ना। कौन है करंटली अटॉर्नी जनरल? याद आया, दिमाग में आया? हिंट देती हूँ, तुषार मेहता नहीं है। फटाफट गूगल करो, कमेंट करके बताओ अटॉर्नी जनरल कौन है, ऐसे ही रिवीजन होगा। तो यहाँ पे 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों कंडीशन स्पेशल है ना, तो दो कंडीशन तो लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ दोनों कंडीशंस जब फुलफिल होंगी लोकसभा में, फिर यही दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी राज्यसभा में, फिर ये बिल जाएगा हमारे कहां, विधानसभा के पास। और यहाँ पे विधानसभा को जितनी हमारी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, हमारी 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास विधानसभा है, तो आउट ऑफ 31 हमें 50% का रैटिफिकेशन चाहिए, विच बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब लोकसभा में ही ये बिल यहाँ पास नहीं हो पाया, हमारे वोट्स कम रह गए, तो इस वजह से यहाँ पे इस बिल को विड्रॉ कर लिया हमारे लॉ मिनिस्टर ने, ठीक है। दिस वाज विड्रॉन एंड यहां पर रीजन सिंपल सा ये आया कि 2011 के बेसिस पे बहुत ही ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेट चीजें हो जाएंगी। और इतनी क्या जल्दी है, जब अप्रैल 1, 2026 को स्टार्ट हुआ ही है, सो व्हाट इज द रश कि यहां हम इतना क्विकली सब कुछ कर रहे हैं। इट शुड स्टिल बी समथिंग दैट शुड बी डन एट अ प्रॉपर पेस सो दैट वो डिसीजंस हम प्रॉपरली ले सके। सो अल्टीमेटली द डिलिमिटेशन बिल हैज बीन रिजेक्टेड बाय द लोकसभा। बीजेपी मतलब एनडीए मेजॉरिटी में होते हुए भी लोकसभा की मेजॉरिटी यहां नहीं ला पाई, ठीक है। चलो अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज पे, एंड दैट इज इफ यू वांट टू हैव अ रियलिटी चेक ऑफ वेयर योर प्रिपरेशन इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लग रहा होगा दिसंबर में एग्जाम है, अभी से ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्रैल ऑलमोस्ट खत्म है, राइट, और बहुत कम वक्त बचा है, इसके बीच में इंटरनल एग्जाम्स, एक्सटर्नल एग्जाम्स मतलब मेंस तुम्हारे हैं, ठीक है, साथ साथ फेस्टिवल्स हैं। तो इफ यू वांट टू हैव अ रियलिटी चेक कि इस वक्त तुम्हारी क्या रैंकिंग है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल इंडिया एस्पिरेंट्स, जितने एस्पिरेंट्स ऑफ क्लैट पीजी हैं in the country at this point of time, register yourself for AIOM,
रजिस्टर करने के लिए या तो कॉल करो 6363286363 पे, या फिर जो फर्स्ट कमेंट पिंड है उस कमेंट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो. यू कैन अपीयर ऑन द ऑनलाइन सेंटर्स एज वेल एज ऑफलाइन सेंटर्स. ऑफलाइन सेंटर्स की लिस्ट चाहिए तो वो भी आपको कहां से मिल जाएगी? फ्रॉम दिस नंबर. ऑल्सो चाहे आप LEAC स्टूडेंट है, नॉन LEAC स्टूडेंट है, सबको यहाँ पे AIOM देने का मौका बिल्कुल मिलेगा. करना सिर्फ रजिस्टर है एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, फॉर ऑल ऑफ यू. चलो अब आते हैं सेकंड केस पे, विच इज हरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली. 2026 का ये हमारा केस है. बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है. केस में क्या हुआ, यहाँ पे एक पॉक्सो का केस लगा, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अंडर एक केस बना एक लड़के के अगेंस्ट. ठीक है, और पता ये चला कि जो विक्टिम है उससे उस अक्यूज्ड की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और एक बेटा भी है. और वो जो केस है वो लड़की ने नहीं किया, लड़की की फैमिली ने भी नहीं किया. पता है वो केस किसने किया? केस किया हॉस्पिटल ने. तो पॉक्सो के केसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो ये होती है कि आपको कंपलसरी रिपोर्ट करना होता है. तो यहाँ पे एक केस फाइल हुआ हस्बैंड के खिलाफ, मतलब लड़के के खिलाफ. ठीक है, हु इज द हस्बैंड ऑफ द विक्टिम इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. उनका एक बच्चा भी है. जब ये इंसिडेंट हुआ था, मतलब जब ये पूरा ऑफेंस कमिट हुआ था, अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल, द गाय वाज ऑफ द अक्यूज्ड वाज ऑफ 22 ईयर्स, द विक्टिम द गर्ल वाज फॉर 17 ईयर्स. ठीक है, तो ये जो पूरा केस पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा कैसे? यहाँ पे उस लड़के के खिलाफ जब FIR हुई तो उसने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन को क्वॉश करवाने के लिए, FIR को क्वॉश करवाने के लिए एक पिटिशन फाइल की. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स होती है कि वो FIR को क्वॉश कर सकता है. तो जब ये फाइल हुआ, तो जब कोर्ट के सामने मामला पहुंचा, तो बात ये हुई कि अगर विक्टिम की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, दे ऑलरेडी हैव अ सन, एंड द विक्टिम इज सेइंग, मतलब द गर्ल इज सेइंग, जिसको मैं विक्टिम बोल रही हूँ बार बार, इज द गर्ल, और उसने एक एफिडेविट भी सबमिट किया है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इस इंसान से, और अगर अब आपने इसको जेल भेज दिया तो मेरी फैमिली का क्या, वो छोटे से बच्चे का क्या. तो उसने एक एफिडेविट सबमिट किया कि वो इस क्वॉशिंग, मतलब ये FIR को खारिज कर दिया जाए, हटा दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, उसके सपोर्ट में उसने ये बात बोली. अब कोर्ट के सामने दो दुविधा आई. दो दुविधा को डिस्कस करने के लिए प्रोविजंस पे आते हैं. पहले तो केस किसके अंडर लगा और यहाँ पे कंसर्न क्या आया. केस यहाँ पे लगा सेक्शन 64(1) भारतीय न्याय संहिता, जो यहाँ पे रेप से डील करता है, रेप का ऑफेंस लगा. साथ में ही यहाँ पर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगा, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट. ठीक है, इनके अंडर यहाँ पे जब केस बना, केस एज आई टोल्ड यू, ना लड़की ने रिपोर्ट किया ना फैमिली ने. व्हेन शी वेंट टू द हॉस्पिटल एंड शी गॉट हरसेल्फ चेक्ड, शी वाज प्रेग्नेंट. तो यहाँ पे कोई भी इंसान जिसे ये पता चलता है कि पॉक्सो का कोई एक ऐसा ऑफेंस हुआ है, मतलब कोई भी माइनर अगर सेक्सुअल एस्पेक्ट से इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर मैंडेटरी रिपोर्टिंग का एस्पेक्ट आता है. मैंडेटरी रिपोर्टिंग मतलब आपको वो केस को पुलिस को बताना ही बताना होगा, अदरवाइज 6 महीने की सजा उस इंसान को होगी जिसने रिपोर्टिंग नहीं की थी. इस सेक्शन 21 की सजा के डर से हॉस्पिटल ने यहाँ पर केस फाइल कर दिया. राइट, अब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने सबसे पहला पॉइंट ये आया, पॉक्सो जो ये बोलता है कि कंसेंट इममटीरियल है, कंसेंट इंपॉर्टेंट है ही नहीं. लड़का लड़की चाहे कंसेंट के साथ उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, चाहे जबरदस्ती, इट्स एन ऑफेंस. तो पनिशमेंट तो पक्का है. तो क्या यहाँ पे ये चीज जस्टिफाइड है? अगर हम स्ट्रिक्टली एप्लीकेशन कर रहे हैं पॉक्सो का, तो ये भी अपने आप में अनजस्टिफाइड नहीं है. द गर्ल इज सेइंग दैट शी हैज नो प्रॉब्लम. वो शादी जो हुई, ऑब्वियसली द कोर्ट नीड्स टू सी कि वो जो शादी हुई कहीं वो तो आपने जबरदस्ती नहीं की, वो तो लाइबिलिटी से बचने के लिए नहीं की. राइट, एंड अल्टीमेटली अनदर थिंग कि जहां कोई हार्म ही नहीं हुआ, where there was no harm, victim is absolutely all right, she is happily married to that person, right, जिस पे accusation है पॉक्सो के केस का. तो ऐसी सिचुएशन में क्या ऑफेंस भी बनता है?
और पॉक्सो का जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है, जो यहाँ सजा देनी ही देनी है, उसको यहाँ कैसे कंसिडर किया जाए, इसी के रिगार्ड्स में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले सरकार को भी बोला था दैट इट्स टाइम कि हम रोमियो जूलियट क्लॉज ले आए। रोमियो जूलियट क्लॉज मतलब वो दो लोग जो ऑलमोस्ट आसपास की एज के, जो ऑलमोस्ट 18 के होने वाले, 16 से 18 साल के जो लोग हैं और कंसेंट के साथ अगर रिलेशनशिप में हैं, तो वहां पॉक्सो का केस फाइल करने की जो इजाजत है, जो भी परमिशन है, उनको एक्ट को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत मिसयूज हो रहा है। तो यहां भी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये दुविधा आई कि लॉजिकली तो हमें इस केस को क्वॉश कर देना चाहिए, पर लीगली हम नहीं कर पा रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ बहुत सूझबूझ दिखाते हुए एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया और उन्होंने विक्टिम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक डे ज्योर, एक डे फैक्टो। डे ज्योर मतलब लीगली जो विक्टिम है, जो इस सिचुएशन में लड़की लीगली एक विक्टिम है, व्हाई, बिकॉज शी वाज अ माइनर व्हेन ऑल ऑफ दिस हैपेंड टू हर। और डे फैक्टो मतलब जेन्युइनली जो विक्टिम है, सिर्फ बस ऐसे कागजी कार्रवाई की वजह से नहीं, जेन्युइनली व्हेन अ पर्सन इज विक्टिम, एक्चुअल विक्टिम जिसकी यहाँ कोई फरियाद है, डे फैक्टो विक्टिम। तो वो लड़की जेन्युइनली कोई विक्टिम नहीं है, शी इज अ डे ज्योर विक्टिम, ठीक है। माइनर का कंसेंट इररेलेवेंट है, पर यहां पे विक्टिमलेस क्राइम का कॉन्सेप्ट लगाते हुए कोर्ट ने ये बोला कि क्वॉश की जा सकती है, पॉक्सो की एफआईआर भी क्वॉश की जा सकती है। दिस वाज व्हाट वाज सेड बाय दिल्ली हाई कोर्ट। क्यों यहां पर ये चीज बोली कोर्ट ने? ये चीज इसलिए बोली क्योंकि अगर आप यहां पर इस केस को क्वॉश नहीं करोगे तो यू आर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉइंग अ फैमिली एंड दैट इज नॉट फेयर। एज अ रिजल्ट ऑफ विच कोर्ट ने ये भी बोला क्वॉश कर सकते हैं, उसके गाइडलाइंस भी दिए और साथ में ये बोला कि भाई केयरफुल इन सेंसिटिव केसेस हैं, सब कुछ ध्यान से देखते हुए करना है, क्या क्या गाइडलाइंस दिए, क्या क्या देखना है। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जो कोर्ट ने यहाँ रेफर किया एंड कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। The life of law has not been logic, it has been experience. This was a statement that was made by Oliver Wendell Holmes and कोर्ट ने यहाँ पर इसी को रेफर करते हुए दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, डे ज्योर, डे फैक्टो विक्टिम को कैटेगराइज किया। ये कंसिडर किया दैट द गर्ल हैज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन इतना लगाते हैं तो उससे शायद हम कुछ फैमिलीज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, विच इन इटसेल्फ इज नॉट जस्टिस, राइट। पॉक्सो इज स्ट्रिक्ट बट नॉट ब्लाइंड, अनदर स्टेटमेंट यूज्ड बाय दिल्ली हाई कोर्ट। एंड अल्टीमेटली कोर्ट ने ये बोला कि भाई विक्टिम का जो कंसेंट है अगर जेन्युइन है, बिना किसी प्रेशर के है, ठीक है, कंसिडर किया जाएगा क्वॉश करने के लिए, ठीक है। उसके बाद उसकी स्टेटमेंट्स की कंसिस्टेंसी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, कैसा रिलेशनशिप है अक्यूज का एंड विक्टिम का, मैरिज क्या यहाँ पे बस लाइबिलिटी से बचने के लिए है या जेन्युइनली है, बेस्ट इंटरेस्ट, जैसे इस केस में बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बॉय, द गर्ल एंड द चाइल्ड तीनों देखे गए, ऐसे ही बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड मस्ट रिमेन इन कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट, ताकि वो क्वॉश करने से पहले एक सही फैसला ले पाए। और कोर्ट ने क्लियरली बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि क्वॉश करना इज नॉट अ रूल, इट्स एन एक्सेप्शन। ये आप हर जगह यूज नहीं कर सकते, इट शुड बी एक्सेप्शनली एंड केयरफुली यूज्ड विद द प्रॉपर केयरफुल कंसिडरेशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, डीलिमिटेशन डिस्कस किया, पॉक्सो के केसेस क्वॉश एक्सेप्शनली हो सकते हैं, उसके कुछ गाइडलाइंस डिस्कस किए। तीनों ही जो हमारे टॉपिक्स हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट एंड कमेंट में ज़रूर बताना जो जो सवाल मैंने पूछे हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो चैनल को सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ सच अपडेट्स, ओके। कोई भी कंफ्यूजन है, एक नंबर जिस पे कॉल करना है 6363286363। थैंक यू सो मच गाइज, हैप्पी वीकेंड एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।